सभी को मेरा नमस्कार। आज इन हाउस ट्रेनिंग के अंतर्गत जितने भी यहाँ हमारे मित्र लोग बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका और उनका उत्तरदायित्व। तो हम लोग टॉपिक की ओर चले। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सच्चा गुरु वह है जो तुरंत छात्रों के स्तर तक उतर आए तथा अपनी आत्मा को उसकी आत्मा में स्थानांतरित कर सके, उनके नेत्रों से देख सके, उनके कानों से सुन सके तथा उनके मन से समझ सके। ऐसा ही अध्यापक वास्तव में पढ़ा सकता है और कोई नहीं। जो इस तरह की प्रतिभा अपने अंदर में रखता है, जो इस तरह का विचार अपने अंदर में रखता है। आगे अब शिक्षक है कौन, पहले हम लोग इसको जाने। ऐसा व्यक्तित्व जो स्वयं ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर अज्ञानता का नाश करते हुए ज्ञान का प्रकाश कर दूसरों को प्रभावशाली, ज्ञानवान और सुखी बना सके। यानी शिक्षण करोति या शिक्षक, अर्थात जो सीखने सिखाने का कार्य करता है वह शिक्षक है। शिक्षक के लिए आचार्य, उपाध्याय, उपदेशक, गुरु आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। अब शिक्षक की क्या भूमिका है, जैसा कि टॉपिक है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि कक्षा आपके ऊपर निर्भर करती है। आपकी जैसी भूमिका होगी कक्षा कक्ष में, उस तरह का ही बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और वैसा ही एनवायरनमेंट बनेगा। शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त कराने के लिए शिक्षक ही वह सक्षम धुरी है जिसके इर्द गिर्द पूरा तंत्र संचालित होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। अतः एक शिक्षक की भूमिका समाज को बना भी सकती है और उसका विनाश भी कर सकती है, जैसा कि उन्होंने खुद करके दिखा दिया। कैसे उन्होंने नंद वंश का नाश किया और मौर्य वंश की स्थापना की। शिक्षक वह पथ प्रदर्शक होता है जो केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है कि आगे चलकर भैया बहनों को या विद्यार्थियों को क्या करना है। शिक्षक का अहम उत्तरदायित्व कुछ इस प्रकार है, जो क्रमशः मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को प्रेरणादायी वातावरण में सिंचित करना, रटने की प्रथा का उन्मूलन कर अवधारणात्मक अधिगम की ओर ले जाना, शिक्षक को विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विकसित करना, आकलन को लचीला बनाना एवं उसे कक्षा कक्ष के जीवन से एकीकृत करना, जीवन पर्यंत सीखने की नींव रखना, विद्यार्थियों की क्षमता को सशक्त बनाने के लिए उन्हें सक्रिय करना। इस प्रकार शिक्षक की भूमिका उपदेशक, प्रेरक, पथ प्रदर्शक, रक्षक, सिखाने वाला, संकलनकर्ता, शोधकर्ता एवं मूल्यांकनकर्ता के रूप में होता है। अब शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं और राष्ट्र के लिए सुयोग्य नागरिक तैयार करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अपने ज्ञान, अनुभव, चरित्र और गुणों से उन्हें शिक्षक छात्रों को प्रेरणा देनी है। शिक्षक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला है ईमानदारी, आप अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। दूसरा है नेतृत्व, तीसरा है धैर्य, चौथा है अभिभावक के चाहत को व्यवस्थित करना और पांचवा है बाल मनोविज्ञान की समझ, बच्चा क्या चाहता है। प्रभावी ढंग से बात करने वाला, ऐसा नहीं कि बस कुछ देर पहले कुछ कह रहे थे उसके बाद अपनी बात को खुद बदल दिए, ऐसा नहीं तो बच्चा आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। उसके बाद है भावनात्मक बुद्धिमान, भावनात्मक रूप से बच्चों से जुड़ना। अगर आप जुड़ पाते हैं तो वास्तव में आप शिक्षक हैं। उसके बाद है अपने विषय में रुचि और दक्षता, सीखने के प्रति लगाव, विद्यार्थियों के लिए हृदय का स्थान आदि। यानी अपने विषय में हमेशा आप रुचि रखें और नवीनता की ओर हमेशा बढ़ते चले जाएं। उसके बाद है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल का अर्थ है शिक्षण कार्य में कुशलता।
शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका उपयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतः प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। इसके लिए शिक्षक को स्वयं तैयार रहना आवश्यक है, जिसको निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। पहला है, क्या मैं विषय को पूरी तरह से समझ गया हूँ जो मैं बच्चों के सामने में रखने जा रहा हूँ। उसके बाद है, क्या मैं विषय की व्याख्या हेतु संबंधित शिक्षण सिद्धांत के लिए तैयार हूँ। क्या मुझे पाठ की मूलभूत अवधारणा की समझ है। क्या मुझे संबंधित विषयों के नवीनतम बदलाव की जानकारी है। क्या मैं अनुभव जनित शिक्षा एवं अभिनव प्रयोगों को शिक्षण में लागू करता हूँ। रोज नई नई विधियां बदल रही हैं, उसको जो है सीखना। क्या अधिगम प्रक्रिया के प्रति लगाव को तीव्र करने के लिए मैं संसाधन विकसित किया हूँ, जैसे पीपीटी वगैरह हम लोग बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, और मैथमेटिक्स के टीचर जो है अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट से जो है बच्चों को प्रेरित करके उनको पढ़ाते हैं। क्या मैं बहुविषयक पहुंच का विषय वस्तु तैयार किया हूँ आदि। उसके बाद है अधिगम वातावरण तैयार करने का कौशल। क्या मुझे स्वस्थ एवं निवेशी अधिगम वातावरण की स्पष्ट अवधारणा है। क्या मुझे कक्षा कक्ष की विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी है। क्या मैं कक्षा कक्ष की धड़कन को प्राप्त कर सकता हूं कि बच्चा क्या सोच रहा है, कक्षा कक्ष में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। क्या मैं बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उनके अंदर जागरूकता, उत्साह एवं प्रेरणा का संचालन कर सकता हूं। क्या मैं परस्पर संवादात्मक कक्षा कक्ष का निर्माण कर सकता हूं कि बच्चे भी मुझसे पूछे, हम भी उनसे पूछे, आदान प्रदान की प्रक्रिया। उसके बाद चौथा बिंदु है व्यवसायिक शिक्षा विकास के लिए कौशल। सामान्यतः शिक्षा को व्यवसाय के साथ जोड़ना ही व्यवसायिक शिक्षा कहलाती है। वर्तमान में इस शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्थान दिया जाता है, जो छात्रों को जीविकोपार्जन करने योग्य बनाता है। व्यवसायिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय परक बनाना, जिससे वह समाज में सम्मान पूर्वक रहने योग्य बन सके। छात्रों में जीविकोपार्जन करने की दक्षता का विकास करना, जिससे वह अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का भलीभांति निर्वहन कर सके। साथ ही राष्ट्र का विकास करना और सामाजिक परिवर्तनों को सही दिशा प्रदान करना उनका दायित्व है। उसके बाद है पांचवें बिंदु के रूप में नेतृत्व करना। शिक्षक के सम्मुख कक्षा का एक सदस्य होने के साथ साथ छात्रों को एक नेतृत्व प्रदान करने की भी चुनौती होती है। अपने नेतृत्व में वह छात्रों में ज्ञान पिपासु प्रवृत्तियों का सृजन करता है, छात्रों को प्रोत्साहित करता है, वह उसके मन में उत्पन्न आकंठ इच्छाओं को दिशा देता है, वह छात्रों के समक्ष पहल करके एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, शिक्षक छात्रों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के उपाय करता है। नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसे निम्न कार्य करने पड़ते हैं, जैसे संप्रेषण व्यूह का सही चयन करना और अभिप्रेरणा और पुनर्वलन का सही सम्मिश्रण करना। उसके बाद छठे बिंदु के रूप में नियंत्रण करना। किसी भी शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर के रूप में निभानी पड़ती है। अपने निरीक्षण, प्रेक्षण एवं जांच द्वारा वह एक नियंत्रक की भूमिका का निर्वहन करता है। नियंत्रक के तौर पर वह निम्न कार्य करता है: शिक्षण व्यवस्था का मूल्यांकन करना, अधिगम व्यवस्था का प्रेक्षण करना, शिक्षण व्यवस्था का अवशोधन करना आदि। उसके बाद है समन्वयक के रूप में यानी कोऑर्डिनेटर के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है। अध्यापक को एक समन्वयक के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। उसे अन्य शिक्षकों और छात्र प्रबंधन में छात्रों, अभिभावकों व विद्यालय के बीच संबंध स्थापित करना पड़ता है। इस कार्य को करने के लिए वह आवश्यक है कि उसे निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। पहला है शिक्षा संबंधित अनुशासनों में हो रहे नवाचारों का परिचय हो, जैसा कि हम लोग करते रहते हैं। खास करके विज्ञान के जो शिक्षक हैं वो प्रायः इस काम को करते हैं। अपनी प्रगति का ज्ञान हो, उसका छात्रों एवं शिक्षकों एवं अभिभावकों से प्रेम पूर्वक संबंध हो,
उसके बाद है सामुदायिक परंपराओं का ज्ञान हो, विषम परिस्थितियों में विचलित ना हो, स्थानीय समुदाय से संबंध हो, जैसे आसपास का जो हमारा पर्यावरण है, आसपास के जो पास पड़ोस है। छात्र की पहचान हो, उपयुक्त सभी बिंदु एक अच्छे शिक्षक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। उसके बाद है 8वें बिंदु के रूप में मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता के रूप में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज भी हमारे गुरुजी मिलते हैं तो उनको वही भाव देते हैं जैसा कि हम लोग पहले दिया करते थे। उनको हम परामर्शदाता और मार्गदर्शक मानते हैं। एक आदर्श शिक्षक का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व छात्रों को उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढने में सहायता करना है। इस तरह से वह एक मार्गदर्शक व परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करता है। इस भूमिका में वह निम्न प्रकार के कार्य करता है। पहला है छात्रों के साथ सौहार्द स्थापित करना, उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना, उनकी समस्या संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना, जैसा कि शोध में आप लोग करते हैं और जैसा कि बीच में हुआ भी था यहाँ शोध प्रक्रिया। छात्रों को उसके अंदर मौजूद क्षमताओं, योग्यताओं की जानकारी देना और वैकल्पिक समाधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान करना। उसके बाद है योजना निर्माणकर्ता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है। किसी भी अच्छे शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा में जाने से पूर्व विषय वस्तु और अनुदेशन सामग्री की क्रमवार रूप से व्यवस्थित करें। इसके लिए वह निम्न कार्य कर सकता है, जैसे संपूर्ण व्यवस्था विश्लेषण, कार्य का विश्लेषण, प्रविष्ट व्यवहार का अभिज्ञान, उद्देश्य को सूत्रबद्ध करना, छात्रों की जरूरतों की पहचान करना और परीक्षण सामग्री निर्माण करना। 10वां बिंदु है एक मनोवैज्ञानिक के रूप में। किसी भी विषय के शिक्षक के सम्मुख कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह होती है कि वह एक कक्षा में सभी छात्र एक समान नहीं होते, उनकी मानसिक योग्यता और रुचि अलग अलग होती है। ऐसा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण होता है। इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने के लिए शिक्षक को मनोवैज्ञानिक होना बहुत जरूरी है। छात्र निम्न रूप से अलग अलग होते हैं। पहला है ज्ञान के आधार पर, योग्यता के आधार पर, बुद्धि के आधार पर एवं क्षमता के आधार पर, रुचि के आधार पर, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर सभी छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार ज्ञान देने के लिए एक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक के तौर पर कार्य करना पड़ता है। तो बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण व व्यक्तिगत अध्ययन आदि का उपयोग करके शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ण करता है। और उसके बाद ये तत्व है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम प्रतिकारक एवं प्रभावक तत्व। पहला हो गया विद्यार्थी, दूसरा हो गया अध्यापक, पाठ्यक्रम हो गया, अधिगम की परिस्थितियां, अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम को प्रभाव में डालने वाले जो प्रतिकारक हैं वो है उचित वातावरण, शारीरिक तथा मानसिक संबंध, अधिगम विधि, अभिप्रेरणा, अध्यापक की भूमिका, इच्छा शक्ति, परिपक्वता और अभ्यास विभाजन। ये था आपका जो है दायित्व कि कक्षा कक्ष में आप जाकर अपने दायित्व का निर्वहन कैसे करेंगे ताकि कक्षा कक्ष आपका व्यवस्थित रहे और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हर बच्चे को प्राप्त हो सके उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर। बस मेरा